अब करें कि एक आई एक्स्ट्रा लगा लीजिए। हाँ। अब वो आई तो शून्य है, नगण्य है। आपकी जो गणना है उस गणना में तो भाई जो आई ई जो है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि उसको एड ऑन करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, वो एक अलग सोल नंबर का कंसेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा अच्छा, था। वो अलग है। वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी ओवरऑल लाइफ बताता है। हाँ। आप इस पर्सनालिटी नंबर को क्या समझते हैं? ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जी। ये आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी जिससे शादी होने वाली है, आपको कोई इसमें गणना नहीं चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि अरे यार मुझे तो कुंडली मिलान कराना था, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, अब मैं क्या करूं। आप तुरंत इसका वो निकाल के देख सकते हैं कि क्या मेरी उसके साथ मैचिंग है, क्या मेरा नंबर जीवन उसके साथ जाएगा। आपका पर्सनालिटी नंबर आपके स्पाउस के साथ मर्ज मैच होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा जाएगा। बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे कि शादी के बाद ना दोनों में से कोई एक बोलेगा यार मेरी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई, मेरा हेल्थ इश्यूज आ गया आफ्टर मैरिज। कोई बोलेगा शादी के बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी लाइफ स्टक हो गई, मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो वो पर्सनालिटी नंबर अगर 2 4 2 4 होगा पर्सनालिटी नंबर और उसका मूलांक 2 4 होगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप सक्सेस के लिए देख रहे हैं तो पर्सनालिटी नंबर को आप भाग्यांक से जोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप पार्टनर या स्पाउस को देख रहे हैं तो आप उसके कैरेक्टर, उसके व्यक्तित्व से मैच करेंगे अपने पर्सनालिटी नंबर को। वो होता है मूलांक, उसका मूलांक और आपका पर्सनालिटी नंबर। ओके। ये 2 4 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, 4 9 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, 2 9 का कॉम्बो नहीं होना चाहिए। खासकर ये ध्यान रखिए। अब मान लेते हैं कि ये एक का तो बात नहीं बन रही है, लेकिन दूसरे के साथ बात बन रही है, तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी? ऐसे में न्यूट्रल इंपैक्ट आएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर एक का ही नहीं बन रहा है तो उसका भी इंपैक्ट बनेगा नहीं। बट रेयर ऑफ द रेयर केस में अगर आपके पास कोई ऐसे नंबर्स आ गए जो आप बोले जी ये तो इसका मित्र है लेकिन ये इसका मित्र नहीं है, तो क्या होगा? तो लाइफ जो है वो एक फ्लैट स्केल पे जाएगी, एक फ्लैट स्केल पे जाएगी। क्या बात है सुनील जी, यहाँ पर ये साइंस यहाँ तक सीमित नहीं है, यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गहरा समुद्र है, इसको तो जितना समझो उतना कम है। मैं साइंस के साथ हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ। विज्ञान एक अपनी रिसर्च करता है, आप लोग एक अपनी रिसर्च कीजिए। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है जिसमें इस चीज़ को स्टैंप लगा दी गई कि पृथ्वी आज से मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज थी। जी। वरा अवतार क्यों हुआ था? हाँ, वो वहीं से तो निकाली है। तो जब हमारे शास्त्रों में बताई गई, चलिए आप कथा को माने ना माने, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट वहां पर ये डिकोड होना कि ये जल के अंदर थी, ये इस चीज का प्रमाण है। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने अपना पर्सनल एयर भी कैलकुलेट कर लिया, अपने नेम को भी करेक्ट कर लिया, आपको लगा कि चलिए ठीक है जी, आज हमें एक राइट मेथड भी मिल गया जो एक सही तरीका है, हमने अपने नेम को भी लाइन कर लिया, तो क्या अब हमें सक्सेस की गारंटी मिल गई? अब है जी। अब यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आती है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता। नहीं, अच्छी बात है। जब तक आपके अक्षर का पहला वर्ड, हमेशा हमने क्या सुना है, बच्चा जब पहला कदम चलना सिखा दो भागना खुद सीख जाएगा। अब है जी, पहली सीढ़ी मिल जाए मंजिल तक हम खुद ही पहुंच जाएंगे। तो आपके वर्ड का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। अगर आपका वो पहला अल्फाबेट जिस ग्रह को रूल कर रहा है, वो ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर नीच का है या फिर वो इफ्लिक्टेड है, इफ्लिक्शन की एक बहुत बड़ी परिभाषा है, सिर्फ नीच कौन है, इफ्लिक्शन नहीं होता है, नीच का ग्रह भी बहुत पैसा देता है, इफ्लिक्टेड है, तो भी आपको जीवन में उस ग्रह के प्रति सब बैलेंस होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नाम के पहले अक्षर से पता चल जाता है। उदाहरण बताइए। य र ल व श स, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका चंद्रमा जो है वो इफ्लिक्टेड है और आपका अल्फाबेट पहला एस से, र से, ल से शुरू हो रहा है, तो आप डिप्रेशन, नीरसता के शिकार होंगे ही होंगे। अगर आपके अक्षर का पहला वर्ड प, म, फ, ब, भ से शुरू हो रहा है, यानी कि शनिदेव, सैटर्न, अगर ये आपकी कुंडली में इफ्लिक्टेड हैं, तो आप स्ट्रगल कर करके थक जाएंगे और एक ही बात बोलेंगे, चप्पल घिस जाती है, मेहनत का वो फल नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा नाम जो होते हैं वो आपके ए, ई, आई, ओ, यू से होते हैं जी, ऊ इससे होते हैं, ए से होते हैं। सूर्य, अगर आपकी कुंडली में सूर्य इफ्लिक्टेड है, आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया, सारी चीजें कर ली,
ना फेम मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी, ना वो करेज मिलेगा कि आप उस फेम को संभाल सकें। आपने बहुत बार लोग देखे होंगे, एक लेवल के लिए बहुत बड़ा फेम मिला, उसके बाद कहाँ कोलैप्स हो गए समझ में नहीं आई। पता ही नहीं इसका चला। बहुत एक उदाहरण है, एक वो लेडी है जो बिग बॉस में भी गई, पहले वो बेचती थी कुछ बंद के अंदर टिक्की विक्की कुछ बेचती थी, वड़ा पाव पता नहीं ऐसी कुछ बेचती थी, वो बहुत ज़्यादा फेम में भी गई और उसके बाद एकदम से कोलैप्स, वो फेम को संभाल नहीं पाई। इंसान तो वही था, हाँ सही बात है। इंसान तो वही था। एक्टर्स के साथ हुआ है कई। तो असली ज्योतिष गणना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिला के निकलती है, और मज़ा उस चीज़ का है कि आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है लेकिन आपको पहले आगाह कर दिया जाए कि इसको परिवर्तन कर लो, नहीं तो कोलैप्सिंग की सिचुएशन आ जाएगी। या फिर आप बड़े एक एवरेज स्थिति से चल रहे हैं और बोलिए ये परिवर्तन कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे नेम फेम मिलता है। एक एस्ट्रोलॉजर को उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बोले जी आप रिस्क लीजिए, परमात्मा आपकी पीठ नहीं लगने देंगे। अपने परमात्मा पे, अपने कृष्ण पे, अपने आराध्य पे इतना विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कहाँ से आता है? आपकी साधना से। साधना यानी कि लीन हो जाइए अपने सब्जेक्ट में, घुस जाइए उसके अंदर, उसकी डीप रिसर्च कीजिए। 100% आपको ये सब्जेक्ट जो है वो रिजल्ट देता है, 100%। इसमें कोई 99 का फेर नहीं है, इसमें कोई 99 का फेर नहीं है। ये इसकी ब्यूटी है।